मुझे ट्रेकिंग का बहुत शौक है। आज तक मैं लगभग 60 से 65 नए नए किलो पर जा चुका हूँ, लेकिन ऐसा अनुभव मुझे पहले कभी नहीं हुआ था और उसके बाद फिर कभी नहीं हुआ। हमने हरिश्चंद्र किले पर जाने की योजना बनाई थी। उस समय ट्रेकिंग इतना लोकप्रिय नहीं था। हमारे लिए यह किले पर घूमने जाने जैसा था। मैं और मेरे 6 मित्र शनिवार सुबह कल्याण से हरिश्चंद्रगढ़ के लिए निकले। वह दिवाली की अमावस थी। बड़ों ने हमें समझाया था कि अमावस है, निर्जन स्थान पर क्यों जा रहे हो, यहाँ रुककर त्योहार मनाओ। लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी और चल पड़े। किले पर जाने के लिए 4 रास्ते हैं, जिनमें से हमने खिरेश्वर मार्ग से सुबह 11 बजे चढ़ाई शुरू की। आराम से चलते चलते फोटो खींचते हुए हम रोहिदास शिखर पर पहुंचे। तब तक 6 बज चुके थे। सूर्यास्त का सुंदर दृश्य देखा और सबसे ऊंचे तारामती शिखर पर जाने के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा। हम दौड़ते हुए हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर पहुंचे। मंदिर में सोलर लाइट की व्यवस्था थी, जिससे राहत मिली। अंधेरा हो चुका था और उसमें रहने के लिए अच्छी जगह ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता। हमने काम बांट लिए। कोई मंदिर के पीछे की टंकी से पानी ला रहा था, कोई खाना बनाने की तैयारी कर रहा था, तो कोई जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था। हमने खाना खाया, बर्तन धोए और आराम से बातें करने लगे। अचानक हमारे एक साथी ने भूतों का जिक्र छेड़ दिया, लेकिन बाकी ने उसे टालने की कोशिश की। लेकिन एक बार जो बात मन में आ जाए वह तो वही रहती है। हमने तय किया कि सब एक साथ नहीं सोएंगे, आधे सोएंगे और आधे जागते रहेंगे। जागे रहने के लिए हमने भजन गाना शुरू कर दिया। इतनी ऊंचाई पर मंदिर के पास काली रात में भजन गाना बहुत मजेदार था। भजन गाने वाले एक एक करके सोने लगे। आखिर में मैं और एक दोस्त बच गए। दोस्त ने कहा कि मैं बस 10 मिनट सोता हूं, मुझे उठा देना, फिर तुम सो जाना। मैंने सहमति से सिर हिला दिया। ठाणे, पुणे, अहमदनगर, इन 3 जिलों की सीमा पर स्थित इस विशाल किले पर सिर्फ हमारा ग्रुप आया था और इस समय में अकेला ही जाग रहा था। वह भी रात के 1:30 बजे। मन में विचार आया और तुरंत नींद गायब हो गई। मैंने जल्दी से इस विचार को दिमाग से निकाल दिया और अलाव की ओर देखने लगा। फिर यूं ही हाथ में रखी बैटरी से मंदिर पर रोशनी डालने लगा। लगभग 1,500-2 हजार साल पुराना वह मंदिर देखकर मन में एक अजीब सा ख्याल आया। मैंने तुरंत बैटरी बंद कर दी। मुझे पेशाब करने जाना था। उसके लिए मुझे मंदिर के बाहर डॉल्फिन जैसी दिखने वाली कचरे की प्रतिकृति तक पहुंचना था। मैंने बैटरी उस डॉल्फिन पर डाली। वह अपना जबड़ा खोलकर मेरी ओर देखकर हंस रही हो ऐसा लगने लगा। मैंने तुरंत टॉर्च बंद कर दिया। दरअसल यह मेरे मन का डर था। फिर मैंने यूं ही बाहर अंधेरे में बैटरी मारी। वह अंधेरा उस बैटरी की रोशनी को निगल रहा था। अब मैं पूरी तरह से डर चुका था। इधर उधर देखने की भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने दोनों कान अपने हाथों से दबा लिए और अलाव की ओर टकटकी लगाकर देखने लगा। जीवन में घटी घटनाएं मेरी आंखों के सामने से तेजी से गुजरने लगी। तभी अचानक कहीं दूर से ऐसा लगा कि मानो किसी ने ताली बजाई। शायद कुछ समय पहले जब हम भजन गा रहे थे, उसका ताल मेरे मन में गूंज रहा था। 5-10 मिनट सोता हूं, ऐसा कहकर वह दोस्त
लगभग 1 घंटे बाद उठा। उसे साथ लेकर मैं जल्दी से पेशाब के लिए गया और फिर सो गया। सुबह उठने पर मन प्रसन्न महसूस कर रहा था। रात का अनुभव पूरी तरह से भूल चुका था, लेकिन आगे क्या होने वाला है यह मुझे तब कहाँ पता था। हमने नाश्ता खत्म किया और सारी तैयारी करके निकलने की तैयारी करने लगे। कुछ लोग फोटो सेशन कर रहे थे और तभी जैसे बांस की खड़ी हुई छड़ी जमीन पर गिरती है, वैसे ही एक दोस्त बिना घुटने मोड़े जमीन पर गिर पड़ा। गिरते समय वह चेहरे के बल गिरा और उसके अगले 3 दांत अंदर धंस गए। वह हाथ पैर पटकने लगा। उसका चेहरा खून से लथपथ हो गया। उसकी हालत देखकर हम सदमे में आ गए। हमारे दिमाग बिल्कुल खाली हो गए थे। खून देखकर एक और दोस्त को चक्कर आ गया। हमने किसी तरह एक दूसरे को संभाला, उसे पानी पिलाकर उसकी चोट को धोया। वह वही दोस्त था जो रात मेरे बाद जागा था। हम सब 2 से 3 घंटे वही बैठे रहे। अंत में हमने घर से नीचे उतरने का फैसला किया। गांव तक पहुंचने तक सब चुप थे। उदास मन से हम मुंबई लौटे। यह दोस्त कोई नया ट्रेकर नहीं था कि गढ़ पर चढ़ाई से थककर गिर पड़ा हो। उसके पास 10 से 12 साल का ट्रेकिंग का अनुभव था और उसका बचपन गांव की घाटियों और खाइयों में बीता था। उसे इससे पहले कभी फिट नहीं आई थी और उस घटना के बाद से आज तक भी नहीं आई। जब रिपोर्ट्स निकाले गए तो वह पूरी तरह स्वस्थ पाया गया। बस दांतों का इलाज करवाना पड़ा। आज तक मुझे यही लगता है कि जो संकट मुझ पर आना था वह उस पर तो नहीं आ गया, या फिर रात में मैं जैसे डरा था शायद वैसा ही अनुभव उसे हुआ होगा, क्योंकि वह हमेशा एक बात कहता था। जब मैं जाग रहा था तब कहीं से डमरू बजने की आवाज आ रही थी। मेरी पत्नी वीणा, मेरी 1 साल की बेटी आर्या और मैं, हम 3 लोगों का छोटा सा परिवार था। मेरी नौकरी ऐसी थी कि मुझे अलग अलग शहरों में जाना पड़ता था, इसलिए हमें हाल ही में एक नए फ्लैट में शिफ्ट होना पड़ा। शुरू के कुछ दिन सब कुछ ठीक चल रहा था और हम धीरे धीरे नए घर में सेट हो रहे थे। फ्लैट 2 BHK था, काफी बड़ा था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वहां शुरू से ही एक अजीब सी खामोशी अक्सर महसूस हो रही थी। फ्लैट उदास और बेजान सा लगता था। ऐसा लगता था जैसे वहां कुछ अधूरा हो, लेकिन बाद में मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और जैसे चल रहा था वैसे चलने दिया। शायद यही मेरी गलती हो गई। एक दिन ऑफिस से घर आने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा समय घर से ही काम कर लूं। वीणा ने खाना बना दिया था। हमेशा की तरह हमने साथ में खाना खाया। वीणा ने कहा, नीलेश, मैं आज बहुत थक गई हूं। आर्या ने बहुत परेशान किया। वह आज बहुत रो रही थी। पहले कभी इतना नहीं रोई। जैसे तैसे शांत कर उसे सुलाया है। तुम ऑफिस का काम कर लो, मैं जाकर सोती हूं। मैंने कहा, तुम आराम करो। अगर आर्या उठे तो मुझे आवाज देना। मैं जाग रहा हूं, मैं देख लूंगा उसे। गुड नाइट। वीणा आर्या को लेकर बेडरूम में सोने चली गई और मैं हॉल में बैठकर ऑफिस का काम करने लगा। काफी समय बीत गया। रात के करीब 12 बज गए होंगे। मैं काम में व्यस्त था कि तभी मुझे लोरी गाने की आवाज सुनाई दी। एक महिला की मधुर आवाज में। मुझे लगा कि शायद आर्या जाग गई है,
इसलिए मैं बेडरूम की तरफ जाने लगा। जैसे ही मैंने बेडरूम का दरवाजा खोला, लोरी की आवाज अचानक बंद हो गई। देखा तो आर्या शांत सो रही थी और वीणा भी। तो फिर लोरी कौन गा रहा था? शायद मुझे वहम हुआ होगा, इसलिए मैं खुद से हंस पड़ा और बेडरूम का दरवाजा बंद करके फिर से हॉल में आकर काम करने लगा। अगले ही पल फिर से वही लोरी गाने की आवाज आई और मैं चौंक गया। लैपटॉप पर चल रही मेरी उंगलियां जैसे किसी तस्वीर में जम गई। मैं बेडरूम की ओर ध्यान से देख रहा था। अब मैं सतर्क हो गया, उठकर बेडरूम की ओर बढ़ने लगा। आधी रात की उस भयानक खामोशी को बस 3 ही आवाजें चीर रही थी। घड़ी की टिक टिक, मेरी सांसें और वो लोरी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मन में डर था, लेकिन उससे भी ज्यादा उलझन थी। मैं बेडरूम के पास पहुंचा और दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, लोरी की आवाज बंद हो गई और सब कुछ वैसे ही था जैसा मैंने पहले देखा था। मैं सोच में डूबा दरवाजा बंद करके वापस मुड़ ही रहा था कि फिर वही आवाज सुनाई दी। मैंने तेजी से दरवाजा खोला और जैसे कोई बिजली का झटका लगे, मैं दूर फेंका गया और जमीन पर गिर पड़ा। क्योंकि जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, ठीक उसी समय अंदर से एक महिला ने दरवाजे की दूसरी तरफ से मुझे देखा। उसका चेहरा बेहद भयानक था, बहुत सफेद, आंखें धसी हुई, बाल बिखरे हुए। उसकी शून्य में घुरती नजरें मेरी आंखों में गहरे उतर गई। मैं इतना डर गया कि डर के मारे मेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अंदर वीणा और आर्या थी। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और खड़ा हुआ। मैंने फैसला किया कि फिर से बेडरूम का दरवाजा खोलकर देख लूंगा और वीणा और आर्या को बाहर लाऊंगा। मैं खड़ा हो ही रहा था कि फिर से वही लोरी की आवाज मेरे कानों पर पड़ी। अब तो मेरी हालत और भी खराब हो गई। कांपते हाथों से मैंने दरवाजे की कुंडी पर हाथ रखा और दरवाजा अंदर की तरफ धकेला। अंदर का दृश्य देखकर मेरी तो जैसे सांसें थम गई। वही महिला अब आर्या के पास बैठी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई भयानक सपना देख रहा हूं, क्योंकि ये सब होते हुए भी वीणा और आर्या को कुछ भी पता नहीं था। मैंने सारी हिम्मत जुटाकर वीणा को आवाज दी। वीणा चौंक कर जाग गई और उसने मेरी तरफ सवलिया नजरों से देखा। मैंने उसे इशारा करके आर्या की तरफ देखने को कहा। उसने आर्या की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ? क्यों आवाज दी? और तुम इतने डरे हुए क्यों दिख रहे हो? वीणा के सवाल सुनकर ऐसा लगा जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। मैंने फिर उस महिला की तरफ देखा। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझे समझ आ गया कि उसका अस्तित्व सिर्फ मुझे ही महसूस हो रहा था। हाँ, सिर्फ मुझे ही। मैं उसे देख ही रहा था कि मुझे आर्या के रोने की आवाज आई। आर्या जाग गई थी और रो रही थी। उसे रोता देख उस महिला के चेहरे के भाव एक पल में बदल गए। उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा और जोर से चीखी और फिर गायब हो गई। उसकी चीख इतनी तेज थी कि मैंने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर दिए। कुछ ही सेकंड में माहौल शांत हो गया। सुबह के 4 बजने वाले थे। मैंने वीणा को जोर से गले लगाया और जो कुछ हुआ था उसे बता दिया।
यह सब सुनकर वीणा इतनी डर गई कि उसने आर्या को एक पल के लिए भी अपनी नजरों के ओझल नहीं होने दिया। हमने तुरंत फैसला किया कि इस फ्लैट को छोड़ देंगे। मैंने अपने दोस्त सूरज को फोन किया और कहा मुझे अभी इसी वक्त फ्लैट से निकलना है और उससे मेरे लिए नया फ्लैट ढूंढने को कहा। उसने कारण पूछा तो मैंने उसे पूरी बात बताई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने नया फ्लैट ढूंढना शुरू किया और सौभाग्य से हमें दूसरा फ्लैट मिल गया। हमने सूरज के यहाँ 2 दिन रहने के बाद तीसरे दिन सुबह शिफ्ट होने का फैसला किया। तय किए गए प्लान के मुताबिक हमने शाम तक सारा सामान शिफ्ट कर लिया। सारा सामान शिफ्ट होने के बाद फ्लैट लॉक करके चाबी मकान मालिक को देनी थी। जब मैं फ्लैट लॉक कर रहा था तो मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की। वह आवाज फ्लैट के अंदर से आ रही थी। वह आवाज और कुछ नहीं बल्कि लोरी थी। मैं तुरंत वहां से चला गया। कुछ दिनों के बाद पता चला कि उस फ्लैट में एक महिला की अपनी 2 साल की बच्ची के साथ रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी।